Hello and good afternoon everyone. How are you? Hopefully सब अच्छे हैं. बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो today is the day of new topic है ना. So topic क्या है भाई आज का? Relations and functions. देखो रिलेशन एंड फंक्शन बेसिकली टॉपिक क्लास 12th का है. इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो क्लास 11th में रिलेशन और फंक्शन इंक्लूड किया गया है इस बात के लिए कि आपको थोड़ी सी बातें अभी समझा दी जाएं और उसका जो मेजर पार्ट है वो क्लास 12th में एक्सप्लेन किया जाएगा. लेकिन सीधी सी बात है साहब कि जब तक 11th का पार्ट आपसे नहीं बनेगा तो 12th को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चलो स्टार्ट करते हैं साहब. तो हेडिंग लिख देते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन. एक्चुअली ये दो अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन एक दूसरे से को रिलेटेड है. रिलेशन एक चीज़ है, फिर फंक्शन उसका नेक्स्ट पार्ट है, दोनों को रिलेशन में है. तो पहले रिलेशन की बात करेंगे. तो रिलेशन की बात करने के लिए थोड़ी सी बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो पहला पार्ट होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स. अच्छा, पेयर तो आप जानते हैं लेकिन उसमें क्या लगा दिया उसने, एक वर्ड यूज़ कर लिया ऑर्डर्ड पेयर्स. तो मैं लिख दूं पहले इसको, क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर्स. इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स. कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स given in a fixed order. Given in a fixed order. अच्छा, इसकी क्या मीनिंग समझ में आ रही भाई. कोई भी पेयर है दो एलिमेंट से मिलकर बनेगा, लेकिन हाँ उन्होंने क्या लिख दिया साहब कि अब खाली दो एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फिक्स होना चाहिए. व्हाट इज इट्स मीनिंग. जैसे मैंने लिखा साहब कहीं पर लिखा 3,2. हाँ जी, दिस वन इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर है. सर्कुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया, 3,2 लिख दिया. ऑर्डर इसका फिक्स हो गया, पहले 3 और फिर बाद में 2. जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप करते हो ना, कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप डिनोट करते हो 4,7 से, तो क्या उसको 7,4 लिख सकते हो? नहीं, उसको कभी भी आप 7,4 नहीं लिख सकते, बल्कि 4,7 ही होगा. तो 4,7 का ऑर्डर फिक्स हो गया, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, 3,2 हो गया, 7,-3 लिखा है. यस, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. इन जनरल अगर जनरलाइज्ड वे में बोलूं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर x, y. तो ये साहब ऑर्डर्ड पेयर हो गया. किसी को कोई डाउट ऑर्डर्ड पेयर में? अच्छा, इसमें कुछ और बातें सीख सकते हैं अपन. जैसे मान लीजिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं. एक ऑर्डर्ड पेयर है x1, y1 और एक ऑर्डर्ड पेयर है x2, y2. दीज आर द टू ऑर्डर्ड पेयर्स और बीच में क्या है, इक्वलिटी है. अच्छा, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, व्हाट इज इट्स मीनिंग. भाई सीधी सी बात है, ये तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 इक्वल हो और y1 और y2 इक्वल हो. टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड इफ ओनली x1 इक्वल्स x2 एंड y1 इक्वल्स y2. मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ना, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. जैसे मान लीजिए इफ ऑर्डर्ड पेयर x plus 3, 7 is equals to ordered pair 4, -2. या इसको ऐसा लिख दो 4, y-2. ठीक, ऐसा कुछ बना दिया मैंने. देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है x plus 3, 7 का, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 4, y-2 का और बीच में क्या लगा हुआ, इक्वल है. तो अपन ने क्या डिफाइन किया कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, जब ये एग्जैक्टली इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो. अच्छा, x plus 3 अगर 4 है, x plus 3 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के. तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और x कितना होना चाहिए, 1. और 7 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए साहब, y-2 के. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना, ऐसा हो जाएगा. सो इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स की मीनिंग समझ में आ गई. दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब
x1 x2 इक्वल हो और y1 y2 है ना, पहले वाले और दूसरे वाले आपस में बराबर होने चाहिए। सही है। तो पहली बात हो गई बेसिक्स की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अच्छा, नंबर 2 पे लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या बोला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की मीनिंग क्या है? सेट्स के बारे में तो अपन जानते हैं, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, मेरे साथ ही डेफिनेशन आप लिख लो, जल्दी से लिखो। लेट A and B आर the two sets A and B are the two sets, then Cartesian product of A and B A and B is given by, क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? मैं लिख रहा हूं यहां पर A क्रॉस B, ये कहलाता है साहब सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B, एंड दैट इज व्हाट, ये है क्या बेसिकली, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस फॉर्म। A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, जिसका फॉर्म कैसा होगा, x, y, such that every first element x belonging to set A and y belonging to set B। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B हो गया। आप चाहो तो इसको बढ़िया सा ब्लॉक करके लिख लो, है ना। तो A and B are the two sets, then what is A cross B? Cartesian product of A and B, that is nothing but what, set of all the ordered pairs। ये सारे ordered pairs का सेट होगा, किस फॉर्म का होगा, ऑर्डर्ड पेयर तो आप समझ ही गए हो, x, y के फॉर्म का होगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट A क्रॉस B है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंगिंग टू सेट A एंड y बिलोंगिंग टू सेट B। मैं अलग से वर्ड्स में भी लिख देता हूं, A क्रॉस B इज व्हाट, नथिंग बट set of all the ordered pairs, set of all the ordered pairs। कोई प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अभी मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इसको प्रैक्टिकल करके अपन देख लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है। भाई आपने एक एग्जाम्पल लेना है कि लेट there is a set A having some elements, मान लीजिए कि इसमें है 1, 2 and there is another set B having some elements like A, B, C। सेट A में क्या एलिमेंट्स है, 1, 2 और सेट B में है A, B, C। अच्छा, A क्रॉस B होगा क्या, A क्रॉस B is what, set of all the ordered pairs such that every first element is from set A and every second element is from set B। मतलब क्या क्या बनेगा साहब, ये बना दिया सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C। ये सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएगा। भाई जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो सारे बना डालो और उसका सेट बना दो। भाई पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, यहां से 1 लो, वहां से A लो, सो 1, A, 1, B, सही है, 1, C, देन 2, A, देन 2, B एंड ऑफ कोर्स 2, C। सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर छूटा तो नहीं। भाई A क्रॉस B में मैंने कहीं पे लिखा है सेट ऑफ ऑल, है ना, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा और इस तरह से कि उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A को बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेट B को बिलोंग करे। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, A क्रॉस B दिख गया साहब। अच्छा, और भी खास बात अगर मैं आपसे बोलूं, अगेन मैं अगर B को पहले लिख लूं, जरा सा ऐसे मन कर रहा है कि लिख लूं, तो B मैंने लिखा साहब सेट A, B, C और A को लिख लिया साहब 1, 2,
ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा साहब कि मुझे B क्रॉस A बताओ, तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा साहब? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स such that every first element belonging to set B and second element belonging to set A. तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा साहब? A, 1, A, 1, A, 2, B1, B2, C1, C2 ये आ जाएंगे साहब। तो A, 1, A, 2, अच्छा B, 1, B, 2, फिर क्या मिल रहा है? C, 1, C, 2। ये आपका B क्रॉस A हो गया। कोई डाउट? A क्रॉस B का कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ही होना चाहिए, है ना? ये उसका फॉर्मेट लिख दिया है पहले ही। A क्रॉस B इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर क्या है ये आपने पहले ही सीख लिया। अच्छा, तो यहां से मुझे 2-3 बातें दिख रही हैं, अगर आप शेयर कर लूं तो। पहला पॉइंट ये दिख रहा है कि साहब A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों अलग अलग बातें है क्या? A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों अलग अलग बातें दिख रही हैं क्या? भाई A क्रॉस B के जो एलिमेंट है 1A 1B 1C 2A 2B 2C है, और ये कितना है? A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये दोनों अलग अलग सेट दिख रहे हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो और इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं जरा काउंट करके बताओगे? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। A में कितने एलिमेंट हैं? 2। B में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो अगर A में 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, 2 × 3। अरे इसमें 6 एलिमेंट है ना, तो 6 एलिमेंट कैसे आ रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। Number of elements in A cross B will be same as number of elements in A multiplied by number of elements in B। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे? 6 एलिमेंट हो जाएंगे। अच्छा, कैन वी से दैट यही चीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A में भी होगा? अरे काउंटिंग तो सेम होगी, इसमें भी 6 एलिमेंट हैं, तो B क्रॉस A में भी NA × NB। बिल्कुल सही है, कोई डाउट? मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है वो ये लगता है ना, ये लगता है, क्योंकि आप समझ तो पाते हो लेकिन लिखने में मिस्टेक कर जाते हो। तो मैं एक लिख देता हूं ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B मस्ट बी एन ऑर्डर्ड पेयर। ये जो लिखा है समझ में आ रहा है? A क्रॉस B का हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होना चाहिए ना, दिख भी रहा है। ये A क्रॉस B का एलिमेंट है, ये A क्रॉस B का एलिमेंट है, और ये है क्या? ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर मैं कहीं पर ये लिख दूं, आप सोचो जरा सा, कहीं पर मैंने लिख दिया 7 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये बिल्कुल गलत लिख रहा हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। A क्रॉस B में 7 नहीं आ सकता। A क्रॉस B में जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। इसलिए मैंने लिखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B मस्ट बी एन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहो 3,7 बोलूं तो बिलोंग्स टू A क्रॉस B हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में नहीं बोल रहा हूं। ये मत सोचना कि 3,7 तो यहाँ है ही नहीं, सर ने कैसे लिख दिया। मैं तो ये बता रहा हूँ कि साहब A क्रॉस B का कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई X, Y ऑर्डर्ड पेयर, हाँ ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि A क्रॉस B का हर एलिमेंट क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है साहब, है ना? ये बात, ये नहीं हो सकता। सिंगल एलिमेंट इस टाइप का कोई भी एलिमेंट A क्रॉस B में नहीं होगा। A क्रॉस B में जो कुछ भी दिखेगा वो कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं रिलेशंस को पढ़ने के लिए। सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करो अगर कुछ बचा है तो। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, देयर इज अ सेट A हैविंग सम एलिमेंट्स,
1, 2, 3, and there is another set B which is a null set. अरे ये तो null set तो समझते हो ना भाई, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कैसा सेट हो गया? null set हो गया. अच्छा साहब, A में 1, 2, 3 है, B में कुछ भी नहीं है, तो मुझे बताओ कि A क्रॉस B में क्या होगा? A क्रॉस B में क्या होने वाला है? जल्दी बताओ भाई. A क्रॉस B भी नल सेट होगा. A क्रॉस B क्या होगा? नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं. अरे बनेगा क्या? एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए, एवरी सेकेंड एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट बी. यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं है, तो A क्रॉस B इज ऑल्सो अ नल सेट. A क्रॉस B हमेशा क्या आ जाएगा? नल सेट होगा. तो इस बात को ध्यान रखना है, A क्रॉस B ये नल सेट होगा. A भी नल सेट है, सॉरी, A इज अ सेट हैविंग 2, 3, B is a null set, then A cross B will always be a null set. अच्छा, एक और ना. Suppose there is a set A having 2 elements 5, 7. अच्छा, मैंने आपसे पूछा then what is A cross A? A cross A बताओ. तो A cross A होगा क्या? Set of all the ordered pairs such that every first element belonging to set A and every second element belonging to set A. मतलब क्या होगा? 5, 5, 5, 7, 7, 5, 7, 7. भाई नहीं समझ में आए तो A को एक बार और लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? A को एक बार और लिख लिया मैंने. अब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए, तो क्या बनेगा? 5, 5, 5, 7 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा साहब. 5, 5, 5, 7. अच्छा, देन 7, 5, 7, 7, 7, 5, 7, 7, ऐसा हो जाएगा. और ये वेरिफिकेशन आपको दिख ही रहा है. सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट ए में भी 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2 × 2, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए. तो 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स होंगे उसमें. इसमें तो कोई बात ही नहीं. ठीक, तो मुझे लगता है कि जो बेसिक मुझे समझाना चाहिए था रिलेशंस के लिए, वो आपको क्लियर हो गया है. कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, है ना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाता है, ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई. आगे बढ़ते हैं जी. ये डेफिनेशन हो गई साहब. क्या लिखा है? लेट A and B are the 2 sets, then R be a relation from A to B if and if only R is a subset of A cross B. ये जो डबल इम्प्लीकेशन बना है, इसकी मीनिंग तो समझ में आई गई होगी. ये इसको बोलते हैं साहब IFF, है ना. दैट इज इफ एंड ओनली इफ. इसकी मीनिंग क्या है? R be a relation from A to B if R is a subset of A cross B. इसका कन्वर्स भी ट्रू है. R is a subset of A cross B, then R will always be a relation from A to B. तो अब इससे आसान क्या होगा भाई? A cross B तो बनते ही है. अच्छा, उसने एक कोई एक्सप्रेशन दे दिया, कोई सेट बना करके, और बोल रहा है कि सर इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A to B. तो बहुत आसानी से आप चेक कर लोगे कि साहब वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए. अगर A क्रॉस B का सबसेट है तो वो एक रिलेशन होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिलेशन नहीं होगा. मैं जल्दी से एग्जांपल लेकर के आपको शेयर करता हूँ. चलो एक एग्जांपल देखते हैं ना, एक एग्जांपल देखते हैं. लेट A is a set of some elements 1, 2, 4. अच्छा, B एक और सेट मैंने बना दिया. B मैंने लिया साहब 3, 4, 7. केवल 2 सेट्स मैंने बना दिए, A और B. लेट R1, मान लीजिए कि R1 ऐसा कुछ दिखता है, कैसा दिखता है साहब? 1, 3 का ऑर्डर्ड पेयर दिया है, उसमें 4, 3 का ऑर्डर्ड पेयर दिया है, 7, 2 का ऑर्डर्ड पेयर दिया है, और फिर 2, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है. ऐसा दे के रखा है उसने. R1 1, 3, यहाँ 4, 3, यहाँ 7, 2, 2, 4. R1 एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दिया है, और आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इज R1 अ रिलेशन फ्रॉम A to B? क्वेश्चन इज दिस, ये है इज, क्या R1 A से B में रिलेशन है? तो साहब केवल मुझे ये चेक करना है कि R1
ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। अगर सबसेट होगा तो वो रिलेशन होगा, और सबसेट नहीं होगा तो वो रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, सबसेट कैसे ढूंढूं? तो सबसेट ढूंढने के लिए दो तरीके देखते हैं ना। मैं ए क्रॉस बी लिख लेता हूँ। अच्छा, लिख लेता हूँ। तो मैंने कहीं पर ए क्रॉस बी लिख लिया। ए क्रॉस बी तो लिखते बनने लगा साहब कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। 1 3 1 4 1 7 2 3 2 4 2 7 4 3 4 4 4 7, ये आएगा ए क्रॉस बी में। लिख लेता हूँ। तो मैंने 1,3 लिखा, फिर मैंने लिखा 1,4, सही है। फिर मैंने क्या लिखा 1,7, फिर क्या लिखना है 2,3 2,4 2,7, फिर क्या लिखना है 4,3 4,4 4,7। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए साहब ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब देख लो यार, यहां से देख लो कि ये जो R1 है इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है क्या? अगर होगा तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, और अगर सबसेट हुआ तो रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, तो दिख रहा है क्या भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे ये वाला एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहा है ना, मुझे ये वाला एलिमेंट इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है भाई? 1,3 है क्या? हाँ है। 4,3 है क्या? हाँ है। 2,4 है क्या? हाँ है। लेकिन 7,2 तो उसमें नहीं है। इसका मतलब R1 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता है? जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो, तो ये उसका सबसेट होगा। ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है तो खत्म, आंसर आ गया साहब। R1 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा? मुझे लिखना ये पड़ेगा कि सिंस R1 इज नॉट अ सबसेट। ये नॉट अ सबसेट लिखने का तरीका हो गया। Since R1 is not a subset of A cross B, what it implies? It implies that R1 is not a relation. सही है? अच्छा, फिर दिमाग में मेरी एक और बात आती है। मेरे दिमाग में ये बात आती है कि क्या मुझे सबसेट चेक करने के लिए पहले A क्रॉस B लिखना जरूरी होगा? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो क्या करेंगे? कैसे ढूंढ लें भाई? हमको वो ना लिखना पड़े, क्योंकि अभी तो 3 और 3 है तो मैंने लिख लिया 9 एलिमेंट। भाई इसमें 10 है और इसमें 20 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में तो 30 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 30 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगा क्या बैठ के? नहीं, 30 क्यों? इसमें 10 और इसमें 20, तो 200 एलिमेंट्स होंगे। आई एम सॉरी, 10 × 20 ना, तो 200 एलिमेंट्स लिख करके फिर हम चेक करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो तरीका क्या होगा उसका? तरीका ये होगा कि भाई आपको केवल ये देखना है कि जो भी R1 है इसका हर पहला एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली R1 ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही भाई? अगर ये इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब ये हुआ कि R1 के जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए में से आना चाहिए, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए? सेट बी से आना चाहिए। तो हमको मालूम पड़ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो R1 ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है 7A का एलिमेंट है क्या? नहीं, खत्म, बस यहीं पे छोड़ देंगे। भाई 7A का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट हो ही नहीं सकता R1। बात समझ में आ रही? तो एक और लिखते हैं। जैसे मैंने ये R1 लिखा था, ऐसे मैंने R2 लिखना है। अगेन लेट R2 एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट और बना लेता हूँ, मैं कोई भी बना लेता हूँ। तो मैंने बनाया साहब 1,4 1,7 4,4 4,3। हाँ, अब मैंने आपसे पूछा कि इज R2 अ रिलेशन? इज R2 अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? तो मुझे केवल इतना चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी है इसका वो सेट ए से होना चाहिए। है क्या? 1 और 4 दो ही आ रहे हैं, तो 1 4 तो इसमें है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए? सेट बी से आना चाहिए। 4 4 7 3, तो 3 भी है, 4 भी है, 7 है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्लियरली हमको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं, और आपको आराम से ये लिखना है कि सिंस R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट इट इंप्लाइज R2 इज अ रिलेशन। R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
अगर आप सेट बना करके चेक करना चाहते हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं ना, परेशानी की बात नहीं। आप देखो 1,4 इसमें है, 1,7 है, 4,4 है, 4,3 है, इसका मतलब R2 A क्रॉस B का सबसेट। लेकिन ये तो पागलपन है कि हम पूरा का पूरा पहले A क्रॉस B लेकर के फिर सबसेट ढूंढें। सबसेट ढूंढने का तरीका ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मस्ट बिलोंगिंग टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट मस्ट बिलोंगिंग टू सेट बी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो A क्रॉस B का सबसेट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया साहब उसने, क्या बोला? क्वेश्चन देख रहे हो ना क्या लिखा है? लेट A इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 10, B इज सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 7, 8, R be a relation from set A to set B defined by ordered pair x, y belongs to R if and if only x is smaller than y for all x belonging to set A and y belonging to set B। क्वेश्चन आगे उसने ये लिखा फाइंड R, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा साहब, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसी चीज को ना, इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है? R is a set of ordered pairs x, y such that x is smaller than y for all belonging to set A, y belonging to set B। फाइंड R। या फिर इसी क्वेश्चन को और कैसे लिखा जा सकता है? x R y, मतलब ये क्या लिखा? x is related to y if and if only x is smaller than y for all x belonging to set A, y belonging to set B। क्वेश्चन इज फाइंड R। तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिखा ही होगा, ये भी लिखा होगा, या तो इस फॉर्म में लिखेगा, या तो इस फॉर्म में लिखेगा, या फिर इस फॉर्म में। मैंने और लिख दिया है, तो या तो ऐसा लिख के आ सकता है, या फिर ऐसा लिख के आ सकता है, या फिर ऐसा लिख के आ सकता है। तीनों की मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। मीनिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो आर निकालना है साहब। फाइनली आंसर जो इसका मुझे लिखना है, सोल्यूशन आर। तो मैं तो ऐसी एक लाइन में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिख रहा है और आंसर एक लाइन का है। वो ये कह रहा है कि R इज व्हाट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x इज स्मॉलर देन y। और x कहाँ से होना चाहिए? A से। y कहाँ से होना चाहिए? B से। तो देख लो साहब, 3 और 1 में रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 3 इज नॉट स्मॉलर देन 1। भाई वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन? ऑर्डर्ड पेयर अगर आपने कोई भी लिया है x, y, तो वो ऐसा होना चाहिए कि x y से छोटा होना चाहिए। और x कहाँ से आना चाहिए? सेट A से। y कहाँ से आना चाहिए? सेट B से। तो 3 इज नॉट स्मॉलर देन 1, तो 3, 1 ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं होगा। 3 इज स्मॉलर देन 2, नो, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट अ रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर टू बी इन रिलेशन R। 3, 7 हाँ ये होगा, क्योंकि 3 7 से रिलेटेड है। तो 3, 7 इसका एक एलिमेंट लिख सकता हूँ साहब, ये मैंने लिख दिया 3, 7। अच्छा 3, 8, हाँ जी 3, 8 भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 5 का देखता हूँ किससे रिलेशन है। 5 इज रिलेटेड टू 1, नो। 5 इज रिलेटेड टू 2, नो। 5 इज रिलेटेड टू 7, यस। 5 इज रिलेटेड टू 8, यस, क्योंकि 5 7 से छोटा है, 5 8 से भी छोटा है, बिल्कुल सही। और देख लो भाई, 7 1 से रिलेटेड नहीं, 7 2 से रिलेटेड नहीं, 7 7 से रिलेटेड नहीं, क्योंकि 7 इज नॉट स्मॉलर देन 7। 7 इज रिलेटेड टू 8 ओनली, तो 7 इज रिलेटेड टू 8। अच्छा 10 का किसी से कोई रिलेशन? 10 का तो किसी से रिलेशन ही नहीं बनेगा साहब, किसी से कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि 10 किसी भी एलिमेंट से छोटा नहीं। तो ये फाइनल आपका रिलेशन हो गया, आंसर आ गया आपका। तो R is what? Set of all the ordered pairs where x is smaller than y, x belonging to set A and y belonging to set B। मतलब पहला एलिमेंट A से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B से होना चाहिए, और रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। रिलेशन क्या है? x is smaller than y। तो ये रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है साहब। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? बस मैंने आपको तरीका बता दिया। ये क्वेश्चन इस तरह से लिख सकता है, या क्वेश्चन ऐसा लिखा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसा लिखा जा सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ना। पहला क्वेश्चन तो ये था साहब कि फाइंड R, फिर दूसरा है फाइंड DR, मैं इसको समझाता हूँ क्या है, और तीसरा पार्ट है फाइंड
आर आर, पहला तो क्या निकालना था, आर निकालना था, वो आपने निकाल लिया, ये आर है साहब, दिस वन इज आर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाइंग द कंडीशन। क्वेश्चन को आप देख लो कैसे लिखा जा सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, x इज रिलेटेड टू y, 3 इज रिलेटेड टू 7, इफ एंड इफ ओनली x इज स्मॉलर देन y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट A एंड y बिलोंगिंग टू सेट B। अच्छा, अब कहानी ये आती है कि ये साहब क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं DR का मतलब डोमेन ऑफ द रिलेशन, और RR का मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो मैं एक और लिख देता हूँ, साहब, एक और चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, CODR, ये भी पूछा गया आपसे, मान लीजिए 3 मतलब 4 चीज़ें आपसे पूछी गई कि साहब रिलेशन बता दो क्या है, दूसरा DR डोमेन ऑफ द रिलेशन, तीसरा रेंज ऑफ रिलेशन, और चौथा को डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो पहला मैं आंसर कर रहा हूं डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ R, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं साहब, डोमेन ऑफ को R को रिप्रेजेंट करते हैं DR से। ये क्या चीज होती है, ये जो भी आपने रिलेशन निकाला ना, इसमें क्या देखना है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है इसका सेट बना लो। फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, 3, 5, 7, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। मैं लिख दूं डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देना, ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि डोमेन ऑफ रिलेशन आपको तो खट से समझ में आ गया। कितना आ गया साहब, 3, 5, 7, ये आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या चीज पूछा था साहब, रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ R, इसको मैं लिख रहा हूं RR से। तो रेंज ऑफ R क्या है, सेकेंड एलिमेंट का सेट बना दो, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, RR क्या क्या हो रहा है, 7, 8, 7, 8, 8, मतलब 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो रेंज क्या हो गया, 7, 8, ये डोमेन रेंज हो गया। एंड व्हाट इज द थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा था, वो क्या था, को डोमेन ऑफ R, को डोमेन ऑफ R। तो R का को डोमेन क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है साहब, नथिंग, सेट B। ये जो सेट B आपका लिखा हुआ है ना, इसको अपन को डोमेन भी बोलते हैं। तो सेट B यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो को डोमेन ऑफ R कितना हो जाएगा साहब, सेकेंड एलिमेंट ढूंढ लो, 1, 2, 7, सेकेंड सेट सॉरी, तो 1, 2, 7, 8, ये आपका को डोमेन हो गया। तो देखो आसान बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से देख लो कि A और B 2 सेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन को लिखने का जो ढंग है, क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से लिख सकता है, या तो ऐसा लिखेगा या ऐसा लिखेगा या ऐसा लिखेगा। तो रिलेशन तो आप निकाल ही लोगे, इसमें ढूंढ लोगे यार कौन किससे छोटा है, वो रिलेशन में आ जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो तो डोमेन हो गया, सेकेंड एलिमेंट का सेट बना दो तो रेंज हो गया, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट B में है वो क्या फॉर्म करते हैं, कोडोमेन। अच्छा, एक और बात बोल दूं आपसे, अच्छा जो रेंज है ना, वो कोडोमेन में से ही तो आएगी ना। रेंज कहाँ से आएगी, ये जो भी रेंज आपने लिखी है 7 और 8, वो कहाँ से आएगी, कोडोमेन के अंदर से ही आएगी। तो क्या मैं यहाँ पर एक बात आपसे लिख सकता हूँ कि रेंज ऑफ रिलेशन जो है वो हमेशा कोडोमेन ऑफ R का सबसेट होगा। रेंज ऑफ द रिलेशन विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ R। एक बात समझ में आ रही है ना, अगर ऑर्डर्ड पेयर 3, 7 बिलोंग्स टू R है तो 3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ R एंड 7 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ R। ऑर्डर्ड पेयर 3, 8 बिलोंग्स टू R है तो 3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ R एंड 8 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ R। 5, 7 ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहा है, R को, तो 5 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ R, 7 बिलोंग्स टू
रेंज ऑफ आर। तो जनरलाइज कर दूं क्या, यहाँ पर जनरलाइज भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ कि इफ ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू R है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर R का एलिमेंट है तो कैन वी से दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन ऑफ R एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ R। y कहाँ से आएगा, कोडोमेन से आएगा साहब, x डोमेन से आएगा और y कोडोमेन से आएगा। x डोमेन में जाएगा और y कोडोमेन में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो डोमेन आता है और सेकेंड एलिमेंट का जो सेट है वो रेंज आता है। कोडोमेन भी क्यों लिखते हो, रेंज कोडोमेन में तो होगा ही होगा, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ R लिख दो, ऐसा लिख दो, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, या पहले एक हेडिंग लिख लो, रिलेशन ऑन अ सेट। भाई अभी तक क्या बोल रहे थे कि रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए थे, ए और बी दो सेट होते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन इस बार बोल रहा है कि रिलेशन ऑन अ सेट ए, केवल एक ही सेट दिया और उसमें रिलेशन बात बोल रहा है। तो मैं बोल देता हूँ आपको, रिलेशन ऑन अ सेट ए का मतलब क्या है, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए इफ एंड इफ ओनली आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, खत्म। भाई अगर R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, if R is a subset of A cross B, और R is a relation on a set A, then R will be a subset of A cross A। मतलब every first element of ordered pair belonging to A and second element also belonging to B। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसी छोटा सा दे दूं, मान लीजिए कि मैंने लिखा R 1 2, सॉरी एक सेट बना देता हूं, नाम उसका A लिख देता हूं। देर इज अ सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सेट दे दिया। और मैंने आपको एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाया और कुछ ऐसा लिखा 1, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 1। और मैं आपसे पूछूं कि इज R a relation on set A? ये आपका क्वेश्चन। क्या R सेट A में एक रिलेशन है? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर R सेट A में रिलेशन है तो R A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। अच्छा, A क्रॉस A का सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं वो सेट A से होने चाहिए और सेट B भी सारे सेट सेकेंड एलिमेंट जो भी हैं वो भी कहाँ से होना चाहिए, A से। अच्छा 1 2 4 5, 1 2 4 5, हाँ सेट ए से हैं। अच्छा सेकेंड एलिमेंट 3 4 4 1, 3 4 4 1, हाँ सेट ए से हैं। इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि आर क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो मुझे लिखना क्या है कि सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, व्हाट इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब निकल रहा है, आर इज अ रिलेशन ऑन ए। दूसरा तरीका तो आप जानते हो, पहले ए क्रॉस ए लिख लो और ए क्रॉस ए लिख करके देख लो भाई सारे एलिमेंट अगर ए क्रॉस ए में है तो ये उसका सबसेट है। लेकिन ऐसा नहीं करें आप, है ना, केवल ये चेक कर लें कि हर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए और हर सेकेंड एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। अगर है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन इनवर्स रिलेशन। ये इनवर्स रिलेशन का नाम सुना हुआ लगता है ना, सुना हुआ लगता है। ये कैसा रिलेशन है भाई, अगर R A से B में एक रिलेशन है तो R इनवर्स B से A में एक रिलेशन होगा। मतलब R इनवर्स उल्टा हो जाएगा। बस मैं लिख देता हूँ, इफ R is a relation from A to B, what it implies? It implies that R inverse will be a relation from B to A.
अगर आर ए से बी में एक रिलेशन है तो आर इनवर्स कहाँ से कहाँ पर एक रिलेशन होगा, बी से ए में एक रिलेशन होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स करके भी लिख देता हूँ ना, दैट मीन्स इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, what it implies, R inverse will always be a subset of B cross A। भाई समझ में आ रहा है ना कि अगर R A से B में रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, R A से A क्रॉस B का सबसेट होगा, तो R इनवर्स B से A में एक रिलेशन है, तो R इनवर्स किसका सबसेट होना चाहिए, B क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इफ ordered pair x comma y belongs to R, R का एक एलिमेंट x comma y है, तो क्या मैं लिख सकता हूं साहब, ऐसा भी लिख सकता हूं कि ordered pair y comma x belongs to R inverse? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे मान लीजिए 2,3 R में है, तो R इनवर्स में क्या होगा, 3,2 होगा ना, क्योंकि वो B से A में जाएगा, तो पहले 3 आएगा फिर बाद में 2 आएगा। अच्छा, ये तो आप सीख चुके हो कि अगर x, y ऑर्डर्ड पेयर R में है तो R का डोमेन क्या होगा x और R का रेंज क्या होगा y। तो यहां पर उल्टा नहीं दिख रहा है, R इनवर्स का डोमेन क्या हो गया y और R इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी x। मतलब रिलेशन और इनवर्स रिलेशन की डोमेन और रेंज इंटरचेंज होने वाली है। मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे जो समझ में आया कि जो डोमेन ऑफ R होगी वो रेंज ऑफ R इनवर्स होगी। ये समझ में आ रहा है आपको, ये डोमेन है किसका, R का, तो ये रेंज है R इनवर्स की। अच्छा, उल्टा जो रेंज ऑफ R होगा वो डोमेन ऑफ R इनवर्स होगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, आसान सी बात है ना, आसान सी बात है। डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाने वाले हैं ना, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाने वाले हैं। तो इसको मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही साहब, क्योंकि देखो A क्रॉस B में जो भी चीज़ है, मान लीजिए वो 2,3 है, 2,4 है, तो B क्रॉस A में क्या हो जाएगा, 2,3 था तो 3,2 हो जाएगा, 2,4 था तो 4,2 हो जाएगा। तो इंटरचेंज, ऑर्डर्ड पेयर्स के ऑर्डर बदल जाएंगे ना, A क्रॉस B और B क्रॉस A में। तो सीधी सी बात है कि अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो R इनवर्स B क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर R A से B में रिलेशन है तो R इनवर्स B से A में रिलेशन होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या लिखा है ना। लेट A इज अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स 2, 3, 5, सेट B हैविंग एलिमेंट्स 4, 5, 7, 9। Let R be a relation from A to B defined by R is equals to set of all the ordered pairs x, y such that x divides y for all x belonging to set A and y belonging to set B. You have to find R inverse, dr, range of R, domain of R inverse and range of R inverse। सारी चीज़ें आपसे पूछ डाली उसने। अच्छा, मैंने क्वेश्चन का केवल एक ही पैटर्न लिखा है ना, एक ही पैटर्न लिखा है, दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन का और भी पैटर्न बनाया जा सकता है, मैंने जैसा आपको बताया। बात समझ रहे, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, पैटर्न बनाने की बात है, वो तो क्वेश्चन को लिखने वाले की बात देखनी पड़ेगी। तो चलो रिलेशन पहले लिखते हैं ना। रिलेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। x डिवाइड्स y, तो 2 डिवाइड्स 4 है क्या, 2 डिवाइड्स 5, 2 डिवाइड्स 7, 2 डिवाइड्स 9, तो 2 डिवाइड्स 4 केवल आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। 3 का कोई रिलेशन बनेगा क्या, 3 डिवाइड्स 4 नो, 3 डिवाइड्स 5 नो, 3 डिवाइड्स 7 नो, 3 डिवाइड्स 9 यस, तो ऑर्डर्ड पेयर 3, 9 आएगा। 5 का रिलेशन देखो, 5 डिवाइड्स 4 नो, 5 डिवाइड्स 5 यस, 5 डिवाइड्स 7 नो, 5 डिवाइड्स 9 नो, 5, 5। बस 3 ही एलिमेंट R में आएंगे, तो ये R हो गया साहब, कोई प्रॉब्लम। अरे इससे आसान क्या होगा भाई, वो क्वेश्चन लिखने बस की कहानी है लंबी चौड़ी, सोल्यूशन तो एक लाइन में ही है ना। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे ढूंढने हैं जो उस कंडीशन को फॉलो करे। उसने बोला कि एक्स वाई को डिवाइड करते हुआ होना चाहिए, और एक्स कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से, वाई कहाँ से होना चाहिए, सेट बी से। खत्म, 2, 4, 3, 9, 5, 5 आ गया। अच्छा, डोमेन ऑफ आर बता दो। तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 3, 5, 2,
3 5। अच्छा कोई रेंज ऑफ आर भी बता दो भाई। तो रेंज ऑफ आर में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स 4 9 5, तो 4 9 5 ये रेंज हो गया। अब कोई अगर आपसे बोले कि साहब आर इनवर्स बताओ, बोले क्या क्वेश्चन में पूछे ये, तो आर इनवर्स निकालना है। तो आर इनवर्स में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, बस उल्टे चौड़े हो जाएंगे। x कॉमा वाई था तो y कॉमा एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साहब जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 4 कॉमा 2, फिर हो जाएगा साहब 9 कॉमा 3, फिर क्या हो जाएगा 5 कॉमा 5। ये आर इनवर्स हो गया। और डोमेन रेंज, अरे ये जो डोमेन है ये इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है। तो दिख भी रहा है 4 9 5, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, अगर मैं यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट देखो 4 9 5 ही आएगा ना, तो क्या आएगा 4 9 5 आएगा। अच्छा, और रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालना हो तो वो कितना आएगा, सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो सेकेंड एलिमेंट 2 3 5, खत्म, ये आ गया। तो अल्टीमेटली अगर आपने आर लिख दिया है तो बुद्धि लगानी नहीं, बस इंटरचेंज करना है, इसको भी इंटरचेंज कर दो, डोमेन इसकी रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज जो है इसकी डोमेन बन जाएगी, खत्म। सही है ना, आसान है, आसान। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा साहब, ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ते बस बनना चाहिए आपसे ना, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। नोटेड। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या है, ये समझना भी अच्छी बात होगी। भाई एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, वो ये पूछना चाह रहा है कि साहब सेट ए से सेट बी में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो जरा आपको सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, इसको अच्छे से समझें आप। लेट एन ए इज इक्वल्स टू पी, एन बी इज इक्वल्स टू क्यू। अरे मान लिया कि ए और बी दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स such that set A having how many elements, P elements, set B में कितने एलिमेंट्स हैं, P एलिमेंट्स हैं। अच्छा जल्दी से सोच के बताओ कि then number of elements in A क्रॉस B, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। अरे अभी सीखा ना, P इंटू Q हो जाएगा, तो P Q एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। भाई सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में अगर 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो ए में 3 एलिमेंट्स, सॉरी ए में पी एलिमेंट्स और बी में कितने क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, पी क्यू। अब सोच के फिर बताओ, अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट में, तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 टू द पावर 10। If a set having n elements, how many subsets will be there, 2 to the power n. If there is a set having 6 elements, how many subsets will be there, 2 to the power 6. तो A cross B में कितने elements हैं, P Q. So can we say that number of subsets of A cross B, number of subsets, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स बनेंगे साहब, जल्दी से बता दो, 2 टू द पावर पी क्यू बनेंगे। भूल तो नहीं गए हो ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 2 टू द पावर पी क्यू। अच्छा, और हम लोगों ने रिलेशन में क्या डेफिनेशन लिखी है कि साहब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा। और कितने सबसेट्स बन रहे हैं साहब, 2 टू द पावर पी क्यू। इसका मतलब ए से बी में टोटल कितने सबसेट्स हैं, 2 टू द पावर पी क्यू। दैट मीन्स हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, 2 टू द पावर पी क्यू। तो मैं लिख देता हूँ, व्हाट इट इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 2 टू द पावर पी क्यू। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाए। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका एक काउंटर पार्ट भी अपन लिख लेते हैं ना, लेट एन ए इज इक्वल्स टू पी। मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पी एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे साहब, पी इंटू पी। अरे होगा ना, P इंटू पी मतलब पी स्क्वायर।
So can we say that number of subsets of A cross A क्रॉस A के सबसेट्स कितने होंगे साहब? 2 to the power p स्क्वायर। अरे कोई डाउट? अगर भाई A क्रॉस A में p इतने एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power this one, दैट मीन्स 2 to the power p स्क्वायर। और जितने भी सबसेट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन को। तो कैन वी से दैट व्हाट इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ रिलेशंस। अभी क्या था? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इतने होंगे। अब बोल रहा हूं नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A, on set A, and that is nothing but what? 2 to the power p square। ये हो गया आंसर आपका। उम्मीद करूं कि समझ में आ गया है कि एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। जब ये लिख लिया ना साथ साथ, लेट A and B are two sets, A और B क्या हैं? दो सेट्स हैं, and NA is equals to 3 and NB is equals to 2। A और B कुछ ऐसे सेट हैं कि A में कितना है? 3 एलिमेंट्स हैं और B में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ रिलेशंस, देन नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, कितने पॉसिबल हो सकते हैं रिलेशंस? दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 to the power pq means 2 to the power 3 into 2, and this one is nothing but what? 2 to the power 6, और 2 to the power 6 मतलब 64। तो 64 पॉसिबल रिलेशंस आप बना सकते हो साहब। इससे ज़्यादा रिलेशंस नहीं बनेंगे, किसी भी हालत में नहीं बन सकते, क्योंकि भाई उतने ही तो सबसेट्स बनेंगे, जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे। तो उम्मीद करूं कि ये बात आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है आपके दिमाग में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज हम मूव करेंगे फंक्शंस पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।